Hi everyone. Today we are going to solve some practice questions of arithmetic. Smriti went to a vegetable market with a certain amount of money. With this money, she can buy either 40 apples or 70 mangoes. She retained 15% of her money for the auto fare. If she buys 35 mangoes, how many more apples she can buy? कॉन्ट्स में क्या है ना, यू कैन यूज लॉजिक। जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस करते हैं क्यूए में, दैट इज लॉजिक। हम क्या करते हैं, हम इसी तरह पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन को पहली बात तो उस लैंग्वेज में डिड्यूस करना चाहिए जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल है, बीट इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी। उसके बाद मेरे को पूरा क्वेश्चन एक गो में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे को क्वेश्चंस को पार्ट में ब्रेक करना चाहिए और हर पार्ट के लिए डेटा इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए जिससे मैं उसको इन्फर प्रॉपर वे में कर सकूं। लाइक इंस्टेड ऑफ रीडिंग दीज टू लाइन, मेरे को क्या करना चाहिए था, जब मैं पहली लाइन पढ़ूं, स्मृति वेंट टू अ वेजिटेबल मार्केट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, इसका मतलब है मेरे को ये सोच लेना चाहिए कि भाई इसके पास जो पैसा है वो फिक्स्ड है। विद दिस मनी शी कैन बाय आइदर 40 एप्पल्स और 70 मैंगो। अब बोलोगे कि भाई ये फिक्स्ड अमाउंट से क्या करेगी, या तो 40 एप्पल खरीद लेगी या ये क्या खरीद सकती है, 70 मैंगो। फिर मेरे को सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं समहाउ एक एप्पल और एक मैंगो का प्राइस निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं मान लूं कि भाई एक एप्पल एक्स रुपए का है और एक मैंगो वाई रुपए का है, तो इसके पास जो टोटल पैसा होना चाहिए वो या तो 40x होना चाहिए या 70y होना चाहिए। बढ़िया चीज क्या है कि भाई इसके पास जो भी पैसा है वो सेम है। इधर और का मतलब हो गया भाई या तो ये 70 आम खरीदेगी या 40 एप्पल खरीदेगी। मुझे क्या करना है, मेरे को ये 40x और 70y को इक्वल करना चाहिए, तभी मैं इसका पैसा निकाल पाऊंगा। और पैसा इक्वल करने का लॉजिक क्या होता है, मेरे को एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम मेरे को एक ऐसा मल्टीपल बताता है जिसमें मैं दोनों चीजों को इक्वल कर सकूं या उसका रिपीटिशन देख सकूं, तो रिपीटिशन से मेरे को इक्वालिटी मिलती है। मैं ऐसा नंबर ढूंढ रहा हूं जो 40 का भी मल्टीपल हो और 70 का भी मल्टीपल हो। तो सबसे पास वाला नंबर क्या हो जाएगा, वो 40 और 70 का एलसीएम हो जाएगा। और 40 70 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 280। मैंने यहाँ पे सोचा इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरिएबल, अगर मैं सीधा पैसा मान लूं कि भाई इसके पास जो अमाउंट था वो था 280 रुपीज, तो आप बोलोगे कि भाई 40 एप्पल खरीद रही है, इसका मतलब है एक एप्पल का जो पैसा होना चाहिए दैट शुड बी 7 रुपीज। और 70 मैंगो खरीद रही है तो एक मैंगो का जो पैसा होना चाहिए दैट शुड बी 4 रुपीज। मेरे को सारा चीज पता लग गया। उसके बाद मेरे को दिया है शी रिटेन 15% ऑफ हर मनी फॉर द ऑटो फेयर। अब मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास टोटल जो है वो 280 रुपए थे, मैंने 15% ऑटो के लिए रख लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 280 का 15% कैलकुलेट करूंगा। ये हो जाएगा 0 0 1 एंड 4, 14। ये हो जाएगा 42 रुपीज। तो भाई इसने ऑटो फेयर के लिए पहले से ही 42 रुपीज अलग कर लिए हैं। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा, आप बोलोगे कि भाई 280 में से मेरे को 42 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, और 280 में से जब आप 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो अमाउंट बचेगा दैट इज 238। अब इसको 238 से शॉपिंग करने की है। मेरे को बोला गया है इफ शी बाइज 35 मैंगोज हाउ मेनी मोर एप्पल शी कैन बाई। मैं बोलूंगा कि भाई 35 आम खरीदने में तुम कितना पैसा खर्च करोगे। आप बोलोगे 35 मैंगोज के हिसाब से हो जाएगा 35 इंटू एक मैंगो है 4 रुपए का, तो आप बोलोगे 35 इंटू 4 दैट इज 140। तो 140 रुपीज मैं मैंगो में खर्च करूंगा। तो इसके बाद मेरे पास जो अमाउंट बचेगा दैट इज 238 माइनस 140, और रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 98 रुपीज। जब मैं बोलूंगा कि भाई एक एप्पल 7 रुपए का है तो 98 रुपीज में मैं कितने एप्पल खरीद सकता हूँ, 98/7 दैट इज 14 एप्पल। आंसर कितना आ जाएगा, 14। वंस यू प्रैक्टिस सच थिंग, आपके लिए क्वेश्चन काफी शॉर्ट हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे वेरिएबल लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये एलसीएम अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली गो एज कि भाई 40 70 का एलसीएम इज 280, और 280 के हिसाब से भाई 4 इंटू 7 होता है तो ये होना चाहिए 7, और 7 इंटू 4 होता है तो ये होना चाहिए 4। और आप आधे से ज्यादा कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो।
तो जो कॉन्सेप्ट इसके लिए मेरे को आना चाहिए वो है कि एलसीएम और परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन। अमाउंट फर्स्ट इंक्रीज बाय 14% एंड फर्दर इंक्रीज बाय 45%। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि भाई मैं पूरा पूरा नहीं बढ़ूंगा, तो मेरे को इतना पढ़ के सोचना चाहिए कि यार ये सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई 14 और 45 इसका मतलब है या तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा या सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लूंगा। सच दैट द फाइनल अमाउंट बिकम 16530। हाउ मच वाज द इनिशियल अमाउंट? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है। द वेरी फर्स्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप 14% रख सकते हो, 45% रख सकते हो, और 14 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100। इधर से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 9, दिस इज 20। ये हो जाएगा 59 प्लस 63/10, दिस इज 65.3% का इंक्रीज। तो मेरे को समझ में आया कि ओवरऑल 65.3% का इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं अपना इनिशियल अमाउंट एक्स मान लूं, मेरे को पता है 65.3% का इंक्रीज इज बेसिकली 1.653, और ये वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 16530। इधर से मैं एक्स को कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा, दिस इज 1000, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 10 टाइम्स। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10,000। तो मेरा इनिशियल अमाउंट क्या होना चाहिए था, 10,000। वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज बाय फॉर्मूला। आप बोलोगे कि भाई आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेकेंड वे इज बेसिक परसेंटेज इंक्रीज। लाइक मैं क्वेश्चन पढ़ता गया, मैं करता गया, मैंने बोला कि भाई द अमाउंट फर्स्ट इंक्रीज बाय 14%। तो मैं बोलूंगा अगर इनिशियल अमाउंट एक्स है तो पहले टाइम 14% बढ़ाने का मतलब हो गया 1.14 का इंक्रीज। फर्दर इंक्रीज बाय 45%, तो ये हो जाएगा 1.45 का इंक्रीज, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 16530। तो 16530 के इक्वल कर देंगे। इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा बिकॉज हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर का ऑप्शन है। तो मैं टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट कर दूंगा और आई विल बी गेटिंग माई आंसर। तो दिस इज माई सेकेंड अप्रोच। एक बार हमें अगर फॉर्मूला आता है तो वेल एंड गुड, और एक बार हमें बेसिक लॉजिक आता है कॉन्सेप्ट परसेंटेज इंक्रीज का, देन ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस। थर्ड अप्रोच क्या हो सकती है, देखो जब भी ऑप्शन दिया होता है तो कई बार ऑप्शन बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे मेरे को समझ में आया कि भाई अमाउंट इंक्रीज होने के बाद 16530 हो रहा है, तो मैंने ऑप्शन देखे 12,000, 16,000, 18,000 और 10,000। मैं बोलूंगा ऑप्शन सी इज एब्सर्ड, बिकॉज आप पैसा कम नहीं कर सकते ना। आपके पास 18,000 आप इंक्रीज करके 16,530 नहीं करोगे। ऑप्शन बी, मैंने कहा कि भाई ऑप्शन बी को चेक करते हैं। मैंने कहा अगर 16,000 है और अगर मैं इसमें 14% का इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगर मैं 10% भी इंक्रीज करता तो कम से कम 1600 करना पड़ता, और 16,000 प्लस 1600 इज 17,000 समथिंग। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो आउट। तो मेरे को या तो ऑप्शन ए आंसर मिल रहा है या ऑप्शन डी आंसर मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन डी को पहले चेक करूंगा बिकॉज इट वुड बी इजियर, क्योंकि 10,000 पे इंक्रीज देखना थोड़ा सा इजी है और 12,000 पे इंक्रीज देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगेन आई विल बी डूइंग इस कि मैं 10,000 लेट करके एक बार 1.14 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक बार 1.45 का। अगर आंसर मैच कर गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे पता है कि आंसर क्या होने वाला है, 12,000। अमाउंट ऑफ वर्क इन द लेदर फैक्ट्री इंक्रीज बाय 50%। तो मैं बोलूंगा पहले मेरे को 100 यूनिट काम करने का था, कितना काम करने का है, 150। व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी to increase the number of workers to complete the new amount of work in previously planned time if the productivity of the new labor is 25% more। तो देखो यहाँ पे मेरे को वर्क दिया है कि भाई वर्क जो है वो 100 से 150 हो रहा है। मुझे क्या बताना है, मेरे को बताना है कि वर्क फोर्स कितनी इंक्रीज हो गई है, मतलब मेरे को नंबर ऑफ वर्कर्स में डील करने का है। कंप्लीट द न्यू अमाउंट ऑफ वर्क, इस न्यू अमाउंट का मतलब है मेरे को सिर्फ 50 यूनिट पे ही डील करने का है
इन प्रीवियसली प्लान टाइम। तो इसका मतलब है जितना टाइम मैं इधर ले रहा था एग्जैक्टली सेम टाइम मेरे को इधर भी लगना चाहिए। और मेरे को क्या दिया है, इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द न्यू लेबर इज 25% मोर। देखो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन यूज करना प्रेफर करूंगा। 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब हो गया पहले एक लेबर 4 यूनिट काम कर रहा था, अब लेबर कितना काम करेगा, 5 यूनिट। अब पहले थोड़ा सा 1/4 का डिडक्शन करते हैं। जब आप 25% को 1/4 बोलते हो तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये बताता है कि भाई टोटल कितना होना चाहिए था। तो पहले आप 4 यूनिट काम कर रहे थे, ऊपर वाला नंबर मेरे को बताता है कि इसका कितना परसेंटेज है। तो अब कितना परसेंटेज है, 1। तो अगर आप 25% इंक्रीज बोलोगे तो आप बोलोगे भाई पहले 4 था, अब 5 हो गया, दैट इज इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो 4 का 25% इज 1। इस तरह से हम परसेंटेज इंक्रीज देख। जब भी मेरे को क्वेश्चन में सारे ऑप्शन परसेंटेज के टर्म्स में दिए हैं या रेशियो के टर्म्स में दिए हैं तो मेरे को वेरिएबल लेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजीली अज्यूम नंबर और उसके बाद परसेंटेज अपने आप निकल आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले इनिशियल वर्क को 100 मान लिया, उसका 50% इंक्रीज इज 150। तो मैं पहले मान लूंगा कि भाई हर एक आदमी 4 यूनिट काम कर रहा था, अब वो कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट। तो देखो जो नंबर ऑफ लेबर्स है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपको पता है कि दैट लेबर इज एक्चुअली 25। और मेरे को ये जो 5 यूनिट वाले हैं इनसे कितना काम कराना है, सिर्फ 50। बिकॉज इनका इंक्रीमेंट ही मेरे को क्या बताएगा कि भाई ये जो 50 यूनिट काम है ये इन्होंने ही करने का है, वो भी रेट क्या है, 5 यूनिट। आप बोलोगे कि भाई देखो मेरे को 50 यूनिट कराने का है और मेरे को 5 यूनिट के हिसाब से काम कराने का है, तो लेबर कितने चाहिए होंगे, 10 लेबर। ठीक है, 50 काम कराना था, 5 यूनिट के हिसाब से काम हो रहा है तो लोग कितने चाहिए, 10। तो इसका मतलब हो गया कि भाई मैंने कितने लेबर इंक्रीज किए हैं, 10। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज 10 डिवाइडेड बाय 25 जो इनिशियल लेबर थे into 100। तो दिस विल बी 25 4 जा दैट इज 40%। तो मैंने कितने लेबर इंक्रीज कर दिए, 40%। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। मैन सेल्स हिज बाइसिकल का गेन ऑफ 10%। अब देखो जैसे ही मैं बढ़ता हूँ ना गेन ऑफ 10%, तो मैं बोलूंगा कि भाई 10 की चीज इसने किस में बेच दी, 11 में। बिकॉज 10% इज एक्चुअली 1/10। तो अब देखो क्या होता है, जब आप ऐसे पढ़ते हो ना तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। आगे क्या दिया है, इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस। 10% लेस का मतलब हो गया कि भाई वही चीज मैंने 10 की जगह किस में खरीदी होती, 9 में। एंड सोल्ड इट फॉर 132 लेस, और उसको 132 रुपए सस्ता बेचा होता, ही वुड हैव स्टिल गेन 10%। तो देखो यहां से क्योंकि मेरे को अलग सा वैल्यू दिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे सिंपली कैलकुलेट करूंगा कि भाई मैं मान लूंगा कि सीपी एसपी, इनिशियली माई सीपी वॉज 10x और माई एसपी वॉज 11x। तो पहला स्टेटमेंट मेरे को सीपी एसपी का एक्चुअल वैल्यू दे रहा है। फिर जब मैं आगे बढ़ा मेरे को समझ में आया कि हैड ही बॉट इट 10% लेस, तो जब मैं 10x को 10% से रिड्यूस करूंगा तो सीपी न्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9x। एंड सोल्ड इट फॉर 132 लेस, तो सी एसपी न्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 11x माइनस 132। ही वुड हैव स्टिल गेन 10%। अभी भी इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का। तो जो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ दैट इज एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। एसपी अपने पास है, आप बोलोगे भाई 11x माइनस 132। टीपी अपने पास है 9x और मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 10%। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10/100। आगे मेरे से क्या पूछा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया मेरे को 10x का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 132। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9x इंटू 11/10। अब अगर आप इधर से 11 कॉमन लेते हो तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 9x इंटू 11/10। 11 11 कैंसल्स आउट, ये हो जाएगा 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 9x, और इधर से x का वैल्यू आ जाएगा 120। मेरे को चाहिए कितना था, 10x। तो जो सीपी हो जाएगा दैट इज 10 इंटू 120 दैट इज 1200। तो माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1200।
देखो आप इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हो, आप लेट कर लो, आप बोलो कि भाई 1000 रुपए सीपी था, मैंने गेन कितना किया 10%, तो मेरे पास जो एसपी आ गया वो हो गया 1100 रुपए। had he bought it for 10% लेस, अगर सीपी 900 होता एंड सोल्ड इट फॉर 132 लेस, दैट इज 1100 माइनस 132। और अब चेक कर लो कि क्या भाई अभी भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये आंसर है, नहीं हो रहा है तो ये नहीं है। सेम स्टार्ट विद 1200, आप अभी भी ऐसे कर लो। ठीक है, अनिल बाय सम आर्टिकल एट रुपीज 60 पर आइटम, तो भाई यहां से सोचना चाहिए कि भाई टोटल पैसा कितना खर्च करके आएगा 60x। पढ़ते जाओ सोचते जाओ। ड्यू टू डिमांड सप्लाई इशू, Anil sells the first article at rupees 6, the second article at rupees 12, the third article at rupees 18 and so on। तो भाई क्या कर रहा है, हर बार पैसा बढ़ा रहा है। By selling how many articles will Anil make a profit of 40%? मैं यहां से बोलूंगा कि भाई इसका सीपी कितना है 60x, जो हमने पहले ही पढ़ते लेट कर लिया था। ड्यू टू डिमांड सप्लाई अनिल सेल फर्स्ट आर्टिकल एट 6। तो जब आप एसपी कैलकुलेट करोगे इसका, तो आप बोलोगे एसपी कुछ ऐसा आएगा 6, 12, 18, इस तरह से चलता जाएगा एक्स टाइम तक, क्योंकि एक्स आर्टिकल माने हैं तो मेरे को एक्स टाइम तक कैलकुलेट करने का है। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ है 40%। तो अभी भी आप इसमें क्या यूज करने वाले हो, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बट पॉइंट इज कि क्या मैं क्लियर हूं कि मेरे को ये करने का है, क्या मैं इसको पढ़ के डाइवर्ट तो नहीं हो रहा हूँ कि भाई कुछ अलग पूछ लिया गया है। अगर आप इस पे डाइवर्ट नहीं होते हो तो आप क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करोगे। देखो इसका कैलकुलेशन होना क्या चाहिए, बोलोगे कि भाई एसपी के लिए अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 टिल एक्स, और ये n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का समेशन है। n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का समेशन होता है n+1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ x+1/2, ये फॉर्मूला होता है। आप इधर से पुट कर दोगे x+1 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगा इतना 3x × x+1। ये मेरे को सेलिंग प्राइस मिल गया। मैं ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरा काम बन जाएगा। और ये हो जाएगा 3x × x+1। सीपी मेरे को पता है कितना है 60x, और प्रॉफिट परसेंटेज है 40%, तो इसको आप लिख दोगे 40/100। एक्स एक्स कैंसिल आउट 320, और इधर से हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 20 टाइम्स 140/100। 0 0 कैंसिल्स आउट, और x का वैल्यू आ जाएगा 28 - 1, दैट इज 27। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।